उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, मैंने लिखा है सिलेक्ट एस्टेरिक। एस्टेरिक का मतलब है सारा कुछ आ जाएगा, सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। उसके बाद कोमा डाल के मैंने कहा यहाँ ब्रैकेट में कि लिस्ट दे सकते हैं आप, यहाँ एस्टेरिक दे दें या लिस्ट दे दें, दोनों केसेस में वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अगर मेरे पास 20 एट्रीब्यूट्स हैं क्यूरी में और 19 मुझे रिक्वायर्ड हैं, तो रिकमेंडेड ये है कि 19 की लिस्ट का नाम आप यहाँ पे लिखें। अगर आप एस्टेरिक लिखेंगे 20 हो जाएगा, तो एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा आप अपने रिजल्टेंट सेट में ले रहे हैं, तो बहरहाल उससे एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप लिस्ट यहाँ पे लिखें, उसको राइट डाउन करें। अगर आपने किसी एक आधे एट्रीब्यूट को भी फिल्टर करना है, अगर सारे चाहिए तो एस्टेरिक लगाएं, अगर सारों में से एक को भी कम करना है आपने, तो फिर आप लिस्ट को लिखें, आप इसको ना करें। इसी स्लेट की क्लॉज के अंदर हम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मुझे सैलरी दिखा दो तमाम, या मैं कहता हूँ मुझे एनुअल सैलरी दिखा दो, तो एनुअल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? सैलरी को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 12 से। सो सैलरी को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कौन सी सैलरी आ जाएगी? एनुअल सैलरी आ जाएगी। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ मुझे हर बंदे की एक्सपीरियंस बताना है आपने, तो मैं क्या करूँगा? टू डेट माइनस टू डेट माइनस हायर डेट कर दो, तो वो सिस्टम की करंट डेट लेगा। इसको सिस डेट भी लिखते हैं, टू डेट भी लिखते हैं। सिस डेट, अगर मैंने टू डेट की जगह आप इसको सिस डेट लिख लें, क्योंकि ओरेकल में सिस डेट चलेगा। सिस डेट माइनस हायर डेट करेंगे तो वो सिस्टम की डेट उठाएगा, और जो हायर डेट में हमने डेट रखी होगी उसमें से उसको माइनस कर देगा, और हमें रिटर्न करेगा नंबर ऑफ डेज। तो हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा जी, अभी हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई है। फ्रॉम में नंबर लिस्ट ऑफ टेबल्स आने हैं, जिन टेबल्स के अंदर हमने डाटा को रखवाना है। आप मुझे इस क्यूरी का रिजल्टेंट तो बताएं, इस क्यूरी का रिजल्टेंट आएगा क्या? जी, स्पीकअप जी, कोई बोले इसका क्या रिजल्टेंट आएगा? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर इसमें जी बोले। स्टैटिक की वजह से सारी वैल्यूज आएंगी, और उसके ठीक हो अलावा जी, एनुअल सैलरी है और जो टोटल एक्सपीरियंस का टाइम है वो हम अलग से कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको एसक्यूएल का लिंक अवेलेबल हो गया जिसके ऊपर से आप क्यूरी को रन करके देख लेते हैं? जी नो सर। अच्छा चले, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। एक सेकंड दें जी मुझे, आप जरा।
मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे चल पड़े तो फिर आप लोगों को और अच्छा अच्छा। इसके बाद हमारे पास एक और काम है जो हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास जो सिलेक्ट की क्लॉज के अंदर काम हो सकते हैं, उसमें पहला काम हमने बताया स्टैटिक से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। दूसरी मैनिपुलेशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिस तरह की भी मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहे वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स को अपने मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि मुझे एनुअल सैलरी कैलकुलेट कर दो, तो मैंने कहा सैलरी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, और उसका नाम रख देना है एज एनुअल सैलरी, और सिस डेट को माइनस करना है सिस डेट को माइनस करना है हायर डेट से, और उसका नाम रख देना है एक्सपीरियंस फ्रॉम एम्प्लॉय। ये क्यूरी नजर आ रही है जी आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी। इस क्यूरी से होगा ये कि हम सैलरी इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब वो टेबल डिस्प्ले होगा तो उसकी हेडिंग एनुअल सैलरी की होगी। अगर मैं एज एनुअल सैलरी करके इसको रीनेम नहीं करता तो ये सैलरी इंटू 12 की हेडिंग होगी, और नीचे सैलरी इंटू 12 मल्टीप्लाई होकर उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो हेडिंग्स को ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाने के लिए हम हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एज का कीवर्ड है एज एनुअल सैलरी। और इसी तरह सिस डेट माइनस हायर डेट का मैंने हेडिंग क्या दे दी है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का सिर्फ EXP मैंने लिखा है। इसमें कोई एरर है? यहाँ पे एज क्यों नहीं आया और इन्वर्टेड कॉमर्स? जी अच्छा, अब ये बात गौर से सुने। जब आपने रीनेम करने हैं हेडिंग को तो एज इज ऑप्शनल। अगर आप लिख देंगे तब भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। दूसरी गलती क्या है सेकंड लाइन के अंदर कि इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं। इन्वर्टेड कॉमर्स हमने तब देने हैं जब हम एज इट इज डिस्प्ले करवा रहे हैं और हमारे स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेशल करेक्टर मौजूद हो। जैसे एनुअल सैलरी के अंदर हमारे पास स्पेस है, अगर स्पेस आ रही है स्ट्रिंग के अंदर तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना कंपलसरी है, वरना वो डिस्प्ले ही नहीं करेगा। अंडरस्कोर आ जाए, हाइफन आ जाए, कोई भी ऐसा स्पेशल करेक्टर आ जाए हेडिंग के अंदर तो उसको डबल कोट्स में लिखना जरूरी है। अगर वो एक सिंपल स्ट्रिंग है जिसमें कोई स्पेशल करेक्टर मौजूद नहीं है, कोई स्पेस मौजूद नहीं, कोई अंडरस्कोर मौजूद नहीं, तो उसको अगर आप
कोट्स के बगैर भी दे देंगे तब भी एरर नहीं। तो अगर मैं ये क्यूरी रन करूंगा तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मेरे पास सैलरी इंटू 12 की हेडिंग एनुअल सैलरी आ जाएगी और सिस डेट माइनस हायर डेट की सैलरी क्या आ जाएगी, एक्सपीरियंस, और दोनों एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों तरह का सिंटेक्स काम करता है रिक्वायरमेंट बेस के ऊपर। अगर स्पेशल कैरेक्टर है तो इन्वर्टेड कॉमर्स लाजमी लगाने, अगर नहीं है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एज का कीवर्ड जो है वो ऑप्शनल है, चाहेंगे तो देंगे, चाहेंगे तो नहीं देंगे। क्या ये बात समझ आती? सर नंबर्स के केस में क्या करेंगे? डजेंट मैटर, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। नंबर केस भी बिल्कुल वैसे डील हो रहा होगा जैसे करेक्टर्स डील हो रहे हैं। सर वैसे गुड प्रैक्टिस यही है कि डबल कोट्स यूज करें। हाँ अच्छी बात है, डबल कोट से इस्तेमाल करें। आप नहीं करेंगे तो सिंटेक्स उसकी इजाजत देता है, ये पता होना आपको जरूरी। अच्छा, मैं कहता हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी नेम डिपार्टमेंट नंबर अच्छा जी, ये स्टेटमेंट पढ़ें आप लोग। Select distinct salary, comma, e-name, comma, dep number from EMP, semicolon. अच्छा, यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है ये क्या करेगा, ये सिर्फ अगर 10 लोगों की सैलरी 20,000 रुपीज़ है तो ये सिर्फ पहली 20,000 वाली सैलरी डिस्प्ले करेगा, बाकी रिकॉर्ड 19 जो हैं वो डिस्प्ले नहीं करेगा। डिस्टिंक्ट कीवर्ड जिस एट्रीब्यूट के साथ लगा देंगे वो उसको सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले करेगा, उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ को रिपीटेडली डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इस केस में अगर सैलरी 10,000 वाले 50 लोग हैं हमारे पास तो डिस्प्ले पहले वाला होगा, 60,000 वाले 20 लोग हैं तो डिस्प्ले पहले वाला होगा बस। सो डिस्टिंक्ट सैलरीज के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, साथ उनका नाम आएगा और साथ उनका क्या आएगा, डिपार्टमेंट नंबर आएगा। क्या ये बात समझ आती है? Yes, sir. सर ये सिर्फ पहले एट्रीब्यूट पे अप्लाई होगा डिस्टिंक्ट। हाँ जी, हाँ जी, पहले पे जिसके साथ लगाएंगे। अच्छा जी, ये जो पहले वाली क्यूरी थी उसको मैंने एक्सटेंड की है। अब मैंने उसमें प्रोजेक्शन के साथ सिलेक्शन भी ऐड कर दी है। सिलेक्शन में मैंने कहा वेयर ई नेम इज इक्वल टू फरहान, यानी कि उन लोगों का ऊपर वाला रिकॉर्ड दिखाना है जिसका नाम फरहान हो और सैलरी 2,000 से ज़्यादा हो और हायर डेट जो हो वो ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1 मई 2020। तो जो इससे पहले हायर किया गया है डेट से पहले, सैलरी 2,000 से ज़्यादा है, नाम उसका फरहान है, उन्हीं का ये डाटा डिस्प्ले होगा। अब ये 3 वाली मैंने कमांड्स यहाँ पे लिखी क्यों है, कुछ चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर स्ट्रिंग, नेम इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो नेम जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो कंपैरिजन में सिंगल कोट्स में आएगा।
सैलरी जो है नंबर है, न्यूमेरिक है, उसके लिए किसी किस्म के कोट्स देने की जरूरत नहीं है। एंड हायर डेट जो है उसमें डेट का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम पढ़ते किस तरह, हम इसको इस तरह बोलते हैं, हम कहते हैं इन एसक्यूएल characters are case sensitive, characters literals are case sensitive, and dates are format sensitive. इंपॉर्टेंट क्या है, ओरेकल के अंदर स्पेसिफिकली तमाम के तमाम करेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल में जाके स्टोर होते हैं। सो वेयर ई नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर मैं फरहान में अगर एफ कैपिटल कर दूं और बाकी स्मॉल कर दूं तो ये फरहान से जाके कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तमाम कैपिटल लेटर्स स्टोर हुए हैं। अगर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के एस्की कोड का बात करें तो वो फर्क होता है, इसलिए वो आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। सो जब भी आपने नामों को और करेक्टर्स को मैच करना है तो उन्हें कैपिटल में लिखना होगा और सिंगल कोट्स में देना होगा। जब भी आपने क्या करना है, आपने डेट्स को हवाले से बात करनी है तो उनका फॉर्मेट सेम रखना है। उनका क्या सेम रखना है? फॉर्मेट। डिफॉल्ट फॉर्मेट जो डेट्स का है उसमें है 2 डिजिट्स में आता है डे, फिर 3 डिजिट्स में आता है मंथ और फिर 2 डिजिट्स में आता है ईयर। अगर मैं इसको यूं लिख देता हूं, 1st of 05/2020, तो ये से डेट तो सेम है पर ये इस डेट से कंपेरेबल नहीं, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेट क्या होगा, फर्क होगा। सो डेट्स आर फॉर्मेट सेंसिटिव एंड करेक्टर्स आर केस सेंसिटिव, और दोनों को कंपेयर करते हुए किस में देना है, सिंगल कोट्स के अंदर देना है। इसमें किसी को कोई इशू? सर अगर हमारे पास सोर्स पुराना डाटा पड़ा होगा तो फिर तो ये कंपैरिजन हमें एक लॉजिकल एरर आ जाएगा, हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आएगा। वो जब आप डेटे को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आप रूटीन्स लगा लेते हैं और डेटे को एक फॉर्मेट में करके करते हैं। अगर डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आपके पास डाटा पड़ा होगा तो वो कभी भी कंपेरेबल नहीं। अगर आपके पास डेट का कोई एक खास फॉर्मेट नहीं है और वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में पड़ी है तो वो कंपेरेबल नहीं है। नहीं, फॉर्मेट एक ही हो। मेरा कहने का मतलब है कि 1 मई और 1920 का एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बल्कि 1950 का, और हम लोगों को चाहिए कि 1 मई 2020 से पहले वाला रिकॉर्ड आए, तो फिर वो वाला नहीं आएगा। उसके लिए एसक्यूएल का 3rd चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें है सिंगल रो फंक्शन का चैप्टर है वो। उसमें वो 2 फॉर्मेट बताएगा, आरआर फॉर्मेट और डीडी फॉर्मेट, वो सॉरी वाई फॉर्मेट। तो आरआर फॉर्मेट और वाई फॉर्मेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि पुरानी बात है, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जब 2000 आ रहा था, 2000 आ रहा था, तो उन्होंने कहा था बग 2000 जो है वो सारे कंप्यूटर्स को खराब कर देगा। उसमें इशू क्या था कि लोगों ने जो ईयर था वो 2 डिजिट्स के अंदर स्टोर करवाया हुआ था। तो यही प्रॉब्लम थी कि अब 1901 होगा या 2001 होगा, क्योंकि 4 डिजिट में तो स्टोर नहीं करवाया हुआ था। तो फिर हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस थे जिन्होंने लोगों के प्रोग्राम्स को अपडेट किया था और 2 डिजिट की जगह उसको 4 डिजिट के अंदर कन्वर्ट किया था। हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक क्या नाम है टेक्निक होती है कैलकुलेशन की कि अपने कितने पैसे लेने हैं इस प्रोजेक्ट के, जिसे लाइन ऑफ कोड बोलते हैं। तो वो लाइन ऑफ कोड का जो स्पेसिफिक पर्पस था और इस्तेमाल था वो उन्हीं दिनों में आया था कि 10,000 लाइनों का कोड आया है, तो उसमें हमने नेम को चेंज करना है तो हम पर लाइन आधा डॉलर लेंगे, तो $5,000 में हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम्स जैसे है फेमस कंपनी जिसने बहुत सारा इस तरह का काम किया, तो ये वाली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। जैसे कि कैसे सॉल्व होगी वो हम आगे जाके देखेंगे। थोड़ा सा आपको सिंटेक्स का आइडिया हुआ है सिलेक्ट का और वेयर का? यस सर। सर ये जो डेट जी, लिखी है ये हमने इसी फॉर्मेट में लिखनी है जैसे आपने लिखी है, जिस फॉर्मेट में रिलेशन में लिखी होगी हमने वो यहाँ पे प्लॉट करनी है। ओरेकल में यही फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और बाकी आप जब डाटे को देखेंगे तो वो आपको डाटे को डिस्प्ले करने में मदद मिल जाएगी। अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं कोशिश करता हूँ कि एसक्यूएल आपकी अभी रन टाइम पे चल पड़े तो हम इसको देख लें। तो गिव मी 5 मिनट्स, मुझे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल कर लेने दें।
सर आपका माइक म्यूट है। चले एक टेबल लिखे जी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। मैं मैसेज में टाइप भी कर देता हूँ ताकि मैं भी ना भूलूं बाद में। एम्प्लॉय का टेबल है भाई, ठीक है। इसमें आ गया एम्प नंबर, ई नेम, सैलरी, कमीशन, हायर डेट, डेप्ट नंबर और एम्प नंबर, ई नेम, सैलरी, कमीशन, हायर डेट, डिपार्टमेंट नंबर। चलें कुछ और याद आएगा तो कहते हैं। ये एट्रीब्यूट्स इसके हो गए। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट का टेबल आ गया, इसमें है डेप्ट नंबर, डी नेम, लोकेशन। एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है और ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर क्या है, प्राइमरी की है। ठीक हो गया जी। ज्वाइन इनका हमें पड़ता है, बड़ा सिंपल सा लगना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ डेटा उठाने को कहता हूँ। अब आप लोगों ने करना ये है कि तमाम मैनेजर्स की और क्लर्क की एनुअल सैलरी दिखा दें जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का बनता है। जिनका एक्सपीरियंस किससे ज़्यादा का बनता है, 5 साल से ज़्यादा का बनता है। सर सैलरी कितनी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट और सैलरी, आपने नेम और सैलरी डिस्प्ले करवानी है। मैं भूल गया मैंने क्या क्यों बोली थी, कोई रिपीट कर दे आप में से जिसने सुनी है। सर तमाम मैनेजर्स की सैलरी, एक खास डेट आपने बताई थी उससे वहां तक। मैंने कहा तमाम मैनेजर्स और क्लर्क की आपने एनुअल सैलरी डिस्प्ले करवानी है जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का हो। लिखें ड्यूरी। जो लिख ले मुझे बता दे। जी
ये लिखी है किसी ने क्यूरी? यस सर। दिखाएं। सर ये शो हो रही है? थोड़ा सा करीब करो यार। यस सर। अच्छा, किसी और ने लिखी है वलीद के अलावा तो वो दिखाए। ये सर लिखी है। दिखाओ। यस सर। यस सर। श्योर जी सर। हाँ, इट लुक्स फाइन। मुझे लग रहा है कि आपने ठीक लिखी है। बाकी हम इसको भी चेक भी कर लेते हैं। कोई और? वनीजा अजहर, तुम दिखाओ। इट लुक्स फाइन। ये मैंने कमेंट्स के अंदर लिखी है क्यूरी, जरा इसको भी देख लें, ये आपको समझ आती है। Select e-name, comma, salary into 12 as annual salary from employee, where job is equal to manager or job is equal to clerk, and sys date minus hire date divided by 365 is greater than 5. मुझे let me explain this query. अच्छा जी, पहले एक गलती है इसमें। वो गलती क्या है? वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। अब इन दोनों वेयर के बाद से एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और क्लर्क के बाद पे वो ब्रैकेट खत्म कर देनी है, ताकि ये एक सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर हो। तो वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, इन दोनों में से कोई भी हो तो चलेगा। और उसकी इस डेट में से हायर डेट निकालेंगे तो नंबर ऑफ डेज रिटर्न होंगे। क्या रिटर्न होंगे? यूनिट जो रिटर्न होगा वो नंबर ऑफ डेज होंगे। नंबर ऑफ डेज को 365 से आप डिवाइड करेंगे और वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हमें चाहिए थे, वो हमने मांग लिए। सेम एनुअल सैलरी आ गई हमारे पास ऊपर। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमारे पास। इस क्यूरी में ये ब्रैकेट्स के अलावा कोई और गलती नहीं। क्या ये क्यूरी समझ आती है? इसमें कोई इशू? क्या कमेंट्स में क्यूरी आपको नजर आ रही है? और अगर आ रही है तो क्या समझ आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा, अब एक बात जो बड़े मैंने गौर से आपने मेरी सुननी है और भूलनी नहीं है। पेपर में आपकी क्यूरी सही होगी और मैं सारे नंबर काट लूंगा आपके पे। सिलेक्ट की क्लॉज में फ्रॉम नहीं आना। सिलेक्ट और फ्रॉम एक क्लॉज लाइन में नहीं आ सकते, कोई एरर नहीं है। लेकिन फॉर्मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक करनी, देखनी, पढ़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक लाइन में सिलेक्ट में ना वो आएगा, सिलेक्ट की अलहदा लाइन होगी, फ्रॉम की अलहदा लाइन होगी, नई लाइन में आएगा। वेयर नई लाइन में आएगा। वेयर में अगर 50 कंडीशंस हैं तो वो 50 लाइनों पे लिखनी है, एक लंबी लाइन नहीं लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोफेशनली क्यूरीज जाके लिखेंगे तो 100-125 लाइन की क्यूरी मामूली बात होती है लिखनी। और 100 लाइन की क्यूरी आपने लिखी हुई और एरर आ जाता है तो वो लाइन नंबर पे एरर बताता है आप। अगर आपने सारी की सारी एक ही लाइन में लिखी हुई है तो वो ढूंढते हुए मुसीबत पड़ जानी है। और अगर वो लाइन वाइज आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लिखी हुई है, एंड के बाद एक कंडीशन, फिर अगले एंड के बाद अगली लाइन में कंडीशन, फिर एंड के साथ अगली लाइन में कंडीशन, लेफ्ट साइड पे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते रहे, एंड और जो भी आने हैं, और राइट साइड पे वो कंडीशन आप लिखते थे, तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। तो अगर 10 कंडीशन हैं तो 10 लाइनों में लिखनी है, एक लाइन में नहीं लिखनी। अगर आप एक लाइन में लिखेंगे तो मैं आपको इसका कोई नंबर नहीं दूंगा। यहाँ पर भी मैंने स्पेसिस तो दे दी हैं, लेकिन अगर मैं एंटर करता तो वो हर लाइन आपके पास डिलीवर होती रहती, तो वो मुनासिब नहीं था। मैं पूरी क्यूरी लिख के आपको भेजना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक हो? अब आपने एक और काम करना है। आपने कहना है, मुझे बताना है, क्यूरी लिखें जी। मुझे वो वाले सारे एम्प्लॉयज के नाम दिखा दें जिनकी सैलरी 10,000 से 15,000 के दरमियान है। इन एम्प्लॉयज का नाम तो आपने डिस्प्ले करवाना है, साथ इनकी
टोटल मंथली इनकम भी डिस्प्ले करनी। टोटल मंथली इनकम भी आप इनकी डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनका डिपार्टमेंट नेम भी बताना है। और ये जिन लोगों का डिपार्टमेंट नेम आप बताएंगे, आपने उनकी लोकेशन भी डिस्प्ले करवानी है। बस छोटी सी क्यूरी लिखी। जी, कोई रिपीट कर दे जी जिसको याद है क्यूरी। आप लोगों की लैब किस दिन है? थर्सडे। थर्सडे को लैब है आप लोगों की। और क्लास के बाद है, क्लास से पहले? बाद में। चल, कोशिश करते हैं सर जब तक। हमारी मंडे को होती है। चलें, हमारी आप मंडे लोग को होती है, लेकिन इस बार थर्सडे को हो रही है। ठीक हो गया। और इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि आपको एसक्यूएल के लॉगिन मिल जाए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। चले, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। एसक्यूएल की मैं आपके पास इंट्रोडक्शन टू ओरेकल 9 एसक्यूएल मैंने आपको भेज दी हुई है बुक के स्लाइड्स के, नहीं? भेजी हुई है। उसमें आपने पहले 3 चैप्टर पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 3rd चैप्टर करेंगे। उसमें कोई खास आपको समझाने वाली बातें नहीं, बातें वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। 3rd चैप्टर इज़ डिफ़िकल्ट, वो मैं आपको करवाऊंगा। पहला और दूसरा चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लेना। परसों की क्लास में हम इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सर लैब के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जी जी लैब के रिलेटेड क्वेश्चन था एक। जी जी बोलें। सर अगर हमारे पास 3 रिलेशंस हो और 2 के अंदर हमें पता हो कि ज्वाइन कैसे लगना है, जैसे इधर लग रहा है डिपार्टमेंट नंबर पे, ठीक है। और तीसरे में अगर डिपार्टमेंट नंबर ना हो तो वो जो तीसरा रिलेशन दिया हुआ वो सिर्फ ऑपरेशन के लिए दिया हुआ है। अच्छा, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि अगर 3 टेबल्स दिए हुए हैं और तीनों में ज्वाइन लगना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर 3 टेबल्स हैं तो उनका आपस में कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। ऐसी कोई एसक्यूएल की या रिलेशनल डेटाबेस की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन करंटली जो कुछ आपको पढ़ाया है उसमें अगर ऐसा दिया गया तो यकीनन उन तीनों टेबल्स का ज्वाइन लगता होगा। ठीक नहीं है? लग रहा सर, लैब में तीनों का नहीं लग रहा। अच्छा, कौन कौन से आप बताएंगे मुझे, टेबल कौन कौन से थे? सर एक एम्प्लॉय का, एक डिपार्टमेंट का और एक सैलरी ग्रेड। हाँ, उसमें ये होगा कि सेल ग्रेड के टेबल के अंदर लो सैलरी और हाई सैलरी थी। हाँ जी और एम्प्लॉय के टेबल के अंदर सैलरी थी। अब जी। अगर मैंने ये देखना है कि फरहान की सैलरी ग्रेड क्या है, तो मैं ये देख करूँगा फरहान किस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मतलब वो तीसरा ऑपरेशन के लिए ही है।
ऑपरेशंस के लिए मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। ऑपरेशंस के लिए क्या है? ऑपरेशन के लिए मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो लेस होगा और लेस देन मैक्सिमम। वो नॉन इक्वी ज्वाइन होगा ना। देखें दो तरह के ज्वाइंस हमने पढ़े थे, इक्वी ज्वाइन थे और नॉन इक्वी ज्वाइन थे। तो ये कौन सा ज्वाइन होगा? नॉन इक्वी ज्वाइन होगा। जी ठीक ठीक है, ओके। चलें इसमें जो फोर्थ चैप्टर है एसक्यूएल का वो हमारे पास ज्वाइंस का ही है, उसमें जाके हम इसको मजीद डिटेल से भी पढ़ लेंगे। थैंक यू।